आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल को आज गवर्नर एनएन वोरा ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। श्रीनगर वाक़े राजभवन में मुनक्किद हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान फारूक अब्दुल्ला, डीजीपी एसपी वैद्य, गवर्नर के मुशीद बीबी ब्यास के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और चंद जजेस भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट में कारगुजार चीफ जस्टिस रह चुकी हैं गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस हैं वो। All proud and you wait and see what she's going to do for your state. College भी दिल्ली से किया है and she joined the Delhi High Court. She became a lawyer and she's always been there and she's done a lot for the society. क्या बोला गया कि she's the Bhagavad Gita of High Court. जी जी। School time से जानते हैं because we are from the same school at Evan. और जो आज what you see as the standing ovations and thundering claps that started from school, that is very long back in 73 when she was selected. She had to attend and our principal's words I would really like to be highlighted. She had said Geeta is a pride of amongst us because she is one amongst us, a pride to the school, and the day is the nation is going to be proud of our Geeta Mittal. हर साल 15 अगस्त से कबल पाकिस्तान फौज अपनी नापाक साजिश के तहत सरहदी इलाकों में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करती है और इसके पसे पर्दा उसकी मंशा मिलिटेंटों की दरअंदाजी होती है। लेकिन जाबाज बीएसएफ जवानों के सामने पाकिस्तानी फौज को हर दफा मुंह की खानी पड़ती है, चाहे जमीनी रास्ता हो या फिर पानी का। सरहदी सिक्योरिटी का यह दास्ता हमेशा मुस्तैद और चौकन्ना रहता है। देखिए अखनूर सेक्टर के बीएसएफ पोस्ट से हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य की यह खास रिपोर्ट। इंटरनेशनल बॉर्डर का यह इलाका बेहद हसास नौइयत का है। अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए पाक फौज इस इलाके से भी मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराने की कोशिश करता है। मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक 15 अगस्त से कबल पाकिस्तान फिर इसकी साजिश रच रहा है। सिक्योरिटी फोर्स को मिले इनपुट के मुताबिक सरहद के दूसरी जानिब कई मिलिटेंट दरअंदाजी के लिए तैयार बैठे हैं। इस इनपुट के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हाई अलर्ट पर हैं। जमीनी रास्ता हो या फिर दरियाए चिनाब का ये इलाका, बीएसएफ के जवान हर वक्त चाक चौबंद रहते हैं। दुश्मन की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे ये बहादुर जवान हमा वक्त तैयार रहते हैं। 24 घंटों इन इलाकों पर जवानों की उकाबी नजर गड़ी रहती है। सरहद पर होने वाली हर हलचल पर बीएसएफ के जवान फौरन हरकत में आ जाते हैं। दरियाए चिनाब और उसके आसपास के इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। सरहद के आखिरी सिरे पर वाक़े हमारे ये जवान किस तरह अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जी सलाम ने खुद इसका मुशाहिदा किया। वसी इलाके में फैले दरियाए चिनाब का कोई ऐसा इलाका नहीं था जिस पर बीएसएफ की निगाह न हो। अभी हम अपने बीएसएफ जवानों के साथ में हैं और इस चनाब दरिया में जाएंगे और ये चनाब दरिया वो है जिसकी कई कहानियां हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त हम बता रहे हैं कि ये चनाब जो दरिया है वो पाकिस्तान में भी जाता है और यहाँ जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं बिल्कुल सामने हैं। और ऐसे में हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी तरह मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान घुसपैठ करवाए, लेकिन हमारे ये जवानों की बदौलत ही है कि हमारा देश सुरक्षित है। चिनाब अपनी तोगयानी पर हो या फिर खामोश, इसका हर सिरा बीएसएफ पेट्रोलिंग बोट की निगाह में होता है। दिन और रात की कैद नहीं होती यहाँ। आप और हम जब ख्वाब गफलत में होते हैं तो ये बेदार रहते हैं। ये हम पेट्रोलिंग, हमारा टाइमिंग ही नहीं होता कुछ भी। किसी भी टाइम जैसे ही हमें अलर्ट पुकारा जाता है, जैसे ही डाउट होता है कि यहाँ कुछ हलचल है, उसी टाइम हम अपनी पेट्रोलिंग लेकर निकलते हैं। और इसके अलावा भी हम यहाँ 24 घंटे अपनी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। जैसे ही हमें कुछ सूचना मिलती है हम तुरंत एक्शन करते हैं। बिल्कुल हमें अपने देश पर और हमें इस देश की रक्षा पर पूरा गर्व है कि हमें ऐसा मौका मिला और हम चाहते रहें कि हमें आगे भी ऐसा मौका मिले। और हम देशवासियों को कहना चाहेंगे कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक हम उनके साथ और इस देश की सीमाओं पर डटे रहेंगे। इन इलाकों में तैनात जवानों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है।
क्योंकि जिनसे साबका है वो ऐसा मुल्क है जिसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। बेहद चैलेंजिंग काम अंजाम देते हैं हमारे ये जवान। एक जज्बा है, फर्ज का एहसास है जो इन्हें हर तरह के हालात से निपटने का हौसला फराहम करता है। शास्त्रों के से वो कोई भी कभी भी किसी वक्त हमारे ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। वो नहीं सर, कोई भरोसा नहीं है सर। दरियाए चिनाब में बीएसएफ की तैयारियों का जायजा लेने के बाद जी सलाम ने सरहद के जमीनी इलाकों का दौरा किया। जवानों की मुस्तैदी और इनकी तैयारी में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं दिखा। हर आहट पर चौकन्ना, हल्की सी जुम्बिश का एहसास होने पर ये फौरन एक्शन के लिए तैयार दिखते हैं। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं, चौकस हैं, सीना तान के दुश्मन के सामने खड़े हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एकदम सक्षम हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से ये कोशिश हमेशा से रहती है कि किसी भी तरह घुसपैठ करवा के भारत में हालात को खराब किया जाए, लेकिन यही वो बीएसएफ के जवान हैं जो हर जगह, हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखते हैं और इनकी पहली निगाह से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बर्री रास्तों पर तैनात जवानों को खुसूसी एहतियात बरतनी पड़ती है। उमूमन दरअंदाजी की ज्यादातर कोशिशें जमीनी रास्तों से ही होती है, इसलिए जवान यहाँ हमेशा मोहतात रहते हैं। हम यहाँ पे दिन रात 24 घंटा अपनी तरफ से पूरी अलर्ट ड्यूटी करते हैं। इनकेस कोई हाई अलर्ट का मैसेज आता है तो उस टाइम हम और ज़्यादा चौकसी बढ़ा देते हैं, ड्यूटी हम बढ़ा देते हैं। पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट्रोलिंग करते हैं ताकि हम अलर्ट रहें और सुरक्षित रहें। हम जिस हिसाब से जो भी टाइप का फायर आता है उस हिसाब से हम पूरा उसका जवाब देते हैं। पाकिस्तान का जवाब देने में हम कोई पीछे नहीं हटते हैं। नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हमारी चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम ड्यूटी में कोई कुताही नहीं बरतते हैं। सरहद पर दरअंदाजी के लिए पाक रेंजर्स गोलीबारी कर मिलिटेंटों को कवर फराहम करती है। गुज़िश्ता दिनों गुरेज और उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिशों में कई मिलिटेंट जवानों की गोली का शिकार बने। ये कोशिशें जारी रहेंगी और हमारे जवान इन्हें हलाक करते रहेंगे। इस कोशिश में वो शहीद भी होते हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं, लेकिन अपने फर्ज से वो मुंह नहीं मोड़ते। दरअसल यही हमारे असली हीरो हैं। आज़ादी की बका के लिए हमें अपने बहादुर जवानों का भी ममनून होना होगा। जी सलाम के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से राजन वैद की रिपोर्ट। और श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने दलाई लामा के पंडित नेहरू पर दिए बयान की हिमायत की है। उन्होंने दलाई लामा को सही ठहराते हुए जिन्ना को भी सही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते थे, लेकिन जिन्ना ने महात्मा गांधी की भी नहीं सुनी और वजीर आजम बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन्ना जानते थे कि एक बार तो वो वजीर आजम बन जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में उन्हें दोबारा वजीर आजम नहीं बनने दिया जाएगा। खुशी है कि दलाई लामा जी ने नेहरू पे जो बात की थी उसको उन्होंने उनके लिए माफ़ी मांगी है। मगर एक बात सच है कि जब जवाहरलाल जी और ये सब थे, महात्मा गांधी ने ऑफ़र किया था जिन्ना साहब को, कायद आज़म को, कि वो यहाँ के वज़ीर आज़म बने। मगर कायद आज़म ने उस वक्त सबके सामने ये कहा, आज तो आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे, मगर कल क्योंकि आपकी मेजॉरिटी है आप मुझे कभी भी गिरा सकते हैं। इसलिए मुझे बेहतर है कि मौत ईटन पाकिस्तान मेरे लिए बेहतर है बनिस्बत के उस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना जहाँ पे कोई एतबार नहीं है। और आज वो साबित हो रहा है। आज जिस तरह से मुल्क को एक अलग तरीके से लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये कभी इंसान सोच नहीं सकता था। हम लोगों के ख्वाब ख्याल में ये बात नहीं थी कि ये एक ऐसे सेक्युलर मुल्क को इस तरह बदलाने की कोशिश करेंगे, जो मैं समझता हूं इनके लिए बेहद खतरनाक होगा। तो फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर हम बात करें तो नया बयान, और इस बार उन्होंने जिन्ना के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जिन्ना इस मुल्क के वजीर आजम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और उन्होंने दोनों पर यह बयान दिया, पंडित नेहरू और जिन्ना को लेकर, और दोनों ही मुल्क का वजीर आजम बनना चाहते थे, लेकिन जिन्ना ने महात्मा गांधी की भी नहीं सुनी और वजीर आजम बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन्ना जानते थे कि एक बार तो वो वजीर आजम बन जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में उन्हें दोबारा वजीर आजम नहीं बनने दिया जाएगा। और उन्होंने हालात का हवाला दिया है। उनका कहना है कि आज भी मुल्क में इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं।
वो तंज कर रहे थे मरकजी हुकूमत पर। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी गुलाम नबी मोगा साहब जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे इसी इशू पर। गुलाम नबी साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब के इस नए बयान को आप किस तरह से देखते हैं, जिन्होंने जिन्ना के हवाले से कहा कि जिन्ना को ऑफर था इस मुल्क का पीएम बनने का, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि एक बार तो उन्हें पीएम बना दिया जाएगा लेकिन फिर उन्हें गिरा भी दिया जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी किसी और कम्युनिटी की है। और आज हालात कुछ उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मोगा साहब फोन लाइन पर नहीं है। गुलाम नबी मोगा साहब को हम अपने साथ जोड़ रहे थे, वो एमएलसी हैं कांग्रेस के, और क्योंकि दलाई लामा ने नेहरू पर दिए बयान के बाद माफी मांग ली है और इसी को लेकर के फारूक अब्दुल्ला अपनी बात रख रहे थे। श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने दलाई लामा के पंडित नेहरू पर दिए गए बयान की हिमायत की है। उन्होंने दलाई लामा को सही ठहराते हुए जिन्ना को भी सही ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते थे। तो उधर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी छोड़ने की भी सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी छोड़ दे तो उसका साथ हिंदुस्तान भी देगा। I expect a new Pakistan. I expect a friendly Pakistan. I expect Pakistan free of terrorism, developing towards the future and strengthening SAARC, which will be vital for this entire area. New Delhi also cooperate, sir? I'm sure New Delhi will cooperate. If Pakistan gives up terrorism, the whole world will cooperate. आर्टिकल 35A पर पूछे गए सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 35A के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ ना करना ही बेहतर होगा। उन्होंने हिमाचल और अरुणाचल की मिसाल देते हुए कहा कि लोगों को हिमाचल और अरुणाचल नहीं दिखता, सिर्फ कश्मीर दिखता है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आर्टिकल 35A के लिए वो जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। पहले भी 2 दफा ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसके बारे में कहा है। मुझे नहीं समझ आती है बार बार क्यों एक जख्म को कुरेदते हैं। जितना ये कुरेदेंगे उतना ही खून बहेगा। वक्त आ गया है कि कुरेदना छोड़ देना चाहिए। अब उनको वो याद तो रहता नहीं ना, उनको तो सिर्फ कश्मीर याद रहता है। तो उनको हिमाचल याद नहीं रहता, उनको अरुणाचल याद नहीं रहता, उनको नागालैंड याद नहीं रहता, उनको जम्मू कश्मीर सिर्फ याद रहता। जो 27 को जब तक मैं कब्र में नहीं जाऊंगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा। और अगर इस कानून को छेड़ा गया तो क्या रहेगा कश्मीर का? वो हाल आप खुद ही देखेंगे और दिल्ली भी देखेगी। फिर इसको संभालना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और इस वक्त हमारे साथ साबिक वजीर रही हैं जम्मू कश्मीर रियासत की प्रिया सेठी जुड़ गई हैं। बीजेपी की नेता हैं, बीजेपी के लीडर हैं, सीनियर। उनसे बात करते हैं। प्रिया जी सलाम पर खैर मकदम है। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि 35A से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो आखिरी तक इसके लिए लड़ते रहेंगे और दिल्ली भी देखेगी कि फिर कैसी लड़ाई होती है। कुछ इस तरह का लहजा था उनका। एक तरफ जिन्ना की भी वो तारीफ कर रहे थे, दूसरी जानिब दलाई लामा का जो बयान आया था उसको भी सही ठहरा रहे थे। कैसे देखती है इस तनाजुर में? देखिए, ये 35A का जो मामला है वो वैसे भी सबड्यूडियस है और मुझे लगता है कि आज तो डिबेट होनी चाहिए कि 35A से हमें क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। और वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ इम्प्लीमेंट किया गया। उसको आपने प्रेसिडेंट के उससे लाके तो उसको किया, ना तो उसको पार्लियामेंट में लेके गए और ना ही लोगों की सहमति थी इसके अंदर। वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर तीन रीजन है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। और मुझे लगता है कि कश्मीर रीजन जो है बहुत ही छोटा रीजन है इस मामले के अंदर। और वो अगर एक आवाज उठाकर ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, हमारी रीजनल पार्टीज हैं, वो सबसे ज्यादा ये राजनीति करने की कोशिश कर रही है इस चीज के ऊपर। 70 सालों से इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ गुमराह किया है। वो कहते हैं कि आप लोग घाव को कुरेद रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रिया जी, आप लोग घाव को कुरेद रहे हैं। 1947 के अंदर महाराजा जी ने ट्रीटी साइन किया और जितनी रियासतें थी सारी रियासतों के साथ ये ट्रीटी साइन हुआ 7 साल तक। इसके बाद 1954 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये जो आपका 35A और 370 लागू हुआ। उससे 7 साल में कोई डिफरेंस तो नहीं हुआ। आपको सबको स्टडी करना चाहिए और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज है
ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पाकिस्तान के जो हम बैठे हुए आका उनकी जो भाषा बोलते हैं, उनकी धमकी भरे लहजे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं प्रिया जी, आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश नहीं दिखता, नागालैंड नहीं दिखता, हिमाचल नहीं दिखता, इस मामले में आप लोग कश्मीर को क्यों निशाना बना रहे हैं? महाराष्ट्र के अंदर 35A नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर 370 नहीं है, तो क्या जम्मू वासी सारे के सारे जाके महाराष्ट्र में बस गए हैं? हिमाचल का अपना लॉ है, हिमाचल के स्टेट लॉ है जो परमिट नहीं करता वहाँ पे करने के लिए। तो ये एक बैठ के इस चीज के ऊपर एक डेलिबरेटली कहीं ना कहीं कंसेंसस बनने चाहिए। आज हमारा वाल्मीकि समाज है, आज हमारे वो लोग हैं वो उसके आधार है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को हम दे नहीं पाते क्योंकि जी। शुक्रिया प्रिया सेठी जी अपनी बात रखने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जम्मू से हमारे साथ थी प्रिया सेठी, पिछली हुकूमत में वजीर भी वो रही हैं सीनियर। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ और सिर्फ सियासत है और जम्मू कश्मीर में जो है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर 3 खित्ते हैं और कश्मीर उसमें एक बहुत छोटा हिस्सा है। ऐसे में वहां की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो इस तरह की बातें कहकर सिर्फ और सिर्फ सियासत करती हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इधर जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 35A और जम्मू में बसे रोहिंग्या को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने बताया कि 35A के हटने से किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आर्टिकल को लेकर रियासत के लोगों को बेवजह डराने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिंग्या के मुद्दे पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या को नाजायज तरीके से बसाने के पीछे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए इन लोगों को जम्मू में बसाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी इन्हें जम्मू से बाहर निकालेगी। उनको अनुकूल अधिकार प्राप्त हो उसका भी ये विरोध करते हैं और फिर लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जाता है कि बाहर से व्यापारी आ जाएंगे, बाहर से युवा आकर के आपका रोजगार ले जाएंगे, जो एक भ्रम है। यदि ऐसा होता तो इस प्रकार की व्यवस्था फिर हर प्रदेश ने की होती। हर जगह सर्विस रूल्स के अंतर्गत ये तय है कि किसको नौकरी मिलनी चाहिए, किसको नहीं। और जो लोग इस प्रकार की दुहाई देते हैं, क्या वो स्वयं ये सुनिश्चित करेंगे कि लखनपुर के पार ना वो खुद कोई दुकान खोलें, ना कोई मॉल खोलें, ना कोई शोरूम खोलें, ताकि बाहर से आने वाले लोगों की जिनको दुहाई दे करके यहाँ के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा ना हो। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में आकर के भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा बोलती है और कश्मीर के भारत के अभिन्न अंग होने का दावा करती है और साथ ही साथ महाराजा हरि सिंह की विरासत का गुणगान गाती है। और यही दोनों पार्टियां जब कश्मीर घाटी में चले जाती हैं तो वो अलगाववादियों की भाषा बोलते हुए तथा कथित एस्पिरेशंस की बात करती हैं, अर्थात कि पाकिस्तान की चर्चा भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ 13 जुलाई को तथा कथित मार्टियर्स डे में जाकर के पुष्पांजलि करके महाराजा हरि सिंह के प्रति विरोध प्रदर्शन करती हैं। मुझे लगता है समय आ गया है, ये युवाओं का देश है, युवाओं का प्रदेश है। ये दोहरी नीति और राष्ट्रवाद का दोहरा स्वरूप जिसकी नीति पर चलते हुए जम्मू के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको नकारने का कार्य मीडिया के मित्र तर्क आधार पर कर सकते। और बीजेपी लीडर रमेश अरोड़ा ने 35A के मामले पर कहा कि अदालत में चल रहे मामले पर फैसले से पहले सियासत करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें फैसले तक रुक जाना चाहिए और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। रमेश अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। किस तरह से आप देखते हैं कि जब 35 से 370 और ऐसे मामलात हों फिर एक चीफ जस्टिस पे कितना दबाव होगा? मुझे लगता है कि जुडिशरी जो है वो अपना प्रोसेस करती है, उसे एज पर लॉ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना होता है, इसलिए दबाव तो हर केस का रहता है जी। और नहीं होता किसी केस का नहीं है, इसलिए दबाव केस वाइज वो उनको जस्टिस करना है, वो दे विल गो बाय द पैरामीटर्स ऑफ लेजिस्लेशन जो लेड ऑन किया है, उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा दबाव नहीं रहता, ना वो जील्ड होते हैं। तो कितना अहम मौका आप मानते हैं कि लेडीज़ के लिए जहां पर इनके एम्पावरमेंट की बात की जाती थी, एक बहुत बड़ा डिसीजन खासकर इस सेंसिटिव स्टेट में? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहला ओकेजन आया है कि 2 लेडीज एक जस्टिस के नाते, एक चीफ जस्टिस के नाते यहाँ जो यही है,
एक हिस्टोरिकल ओकेजन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से हमने बात की, वो कह रहे हैं हुकूमत के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। मुझे लगता है कि इस पर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, वही बेटर बता पाएंगे। कुछ लोग एक्सरसाइज चल रही है, इतना मैं कहूँ। अल्टीमेटली तो पब्लिक लाइफ में लोगों के समस्या को हल लोगों को करने के लिए फॉर्मेशन जो है वो किसी ढंग से अगर ग्रेसफुल होती है तो अच्छी बात है, लेकिन ग्रेसफुल ढंग से उसमें कौन सा रहेगा ये तय करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रमेश अरोड़ा के मुताबिक कुछ लोग नाम लिए बगैर एक्सरसाइज कर रहे हैं। शायद हुकूमत साजी में अब ज्यादा वक्त नहीं रहा जब दोबारा ओथ सरमीन होगी, लेकिन अब की बार रियासत के चीफ मिनिस्टर के लिए हो सकती है। फारूक वानी के साथ तजमुल जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बरसात की शुरुआत के साथ ही सरकारी कामकाज की पोल भी खुलने लगती है और गुज़िश्ता हफ्ते हुई बारिश के सबब कुलगाम जिले के नूराबाद में दमहाल हांजीपुरा का डायवर्जन दोबारा बारिश की नजर हो गया। बारिश से पूरा डायवर्जन ही बह गया, जिसकी वजह से इलाके के हजारों अफराद मुतासर हो रहे हैं। इससे कबल जून में ही बारिश में ये डायवर्जन बह गया था। इंतजामिया की कोशिश से इसे दोबारा बनाया गया, लेकिन चंद दिनों के बाद ये फिर बह गया दूसरी बारिश में भी। और मकामी लोगों का मुतालबा कि डायवर्सन को मजबूत तरीके से बनाया जाए। तो वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश से वादी के कुछ अजला में सैलाब की कैफियत पैदा हो गई थी। दर्जनों गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। ये मजबूत होना चाहिए। ये तो रात को देते हैं, 2 दिन की बाद जाती है, देते हैं 2-3 दिन की बाद जाती है। हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कभी कपड़ा खोलना पड़ता है उसको, कभी कुछ करना पड़ता है उसको। इसमें बड़ा लड़की भी है जो जिसको कपड़े खोलना, पजामा खोलना पड़ता है। डायवर्सन गिरा है, हमें बहुत सख्ती है, हमें स्कूल जाना पड़ता है कि डायवर्सन तैयार नहीं हुआ है अभी तक। कल इन लोगों ने डायवर्सन तैयार किया था, 2 दिन गाड़ियाँ चलती थी, फिर गाड़ियाँ नहीं चलती थी। ये डायवर्सन हमें बहुत सख्ती है, कुछ करो हमारे लिए। इधर त्राल में लिटिल एंजल्स एकेडमी की तलबा की जानिब से एंट्री ड्रग रैली निकाली गई। रैली में तलबा के अलावा असातिज़ा और दीगर स्टाफ भी शामिल हुआ। बिलालाबाद से शुरू हुई ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरती हुई वापस स्कूल लौटी। स्लोगन, बैनर और प्ले कार्ड के जरिए तलबा ने नशे के खिलाफ लोगों को बेदार किया। इस दौरान तलबा ने रास्ते में पड़ने वाली भांग की फसलों को भी जड़ से उखाड़ दिया। रैली में शामिल असातिज़ा और तलबा का कहना है कि सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी नशे के खिलाफ मुहिम चलानी होगी। और रियासत के सरकारी दफातर में इस्तेमाल होने वाली बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन से मुलाजमीन का आधार भी लिंक होगा। और वाज़ेह है कि सभी सरकारी दफ्तरों में अब हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को जरूरी करार दिया गया है। कुछ दफातर में ये अमल शुरू हो गया है, बाकी जगहों पर यह अंडर प्रोसेस है। अटेंडेंस मशीन के फंक्शन से मुलाजमीन बखूबी वाकिफ हो सकें, इस हवाले से खुसूसी ट्रेनिंग कैंप और अवेयरनेस प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जा रहा है। गांदरबल में भी एडीसी नसीर अहमद वानी की देखरेख में ऐसे ही एक कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के दौरान मशीन के फंक्शन, खासतौर से इंस्टॉलमेंट और दीगर तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की गई। एडीसी ने तमाम महकमों से मुलाजमीन की फहरिस्त मुजव्वजा फॉर्मेट 4 के तहत तैयार करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि तमाम मुलाजमीन के नाम AEBAS सिस्टम में दर्ज होने चाहिए। जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस ने रियायत, अगर हम बात करते हैं इस रियासत में भी प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करने का मुतालबा किया है। इस जिम्मे में अलायंस ने हुकूमत को 16 सितंबर तक की मोहलत दी है। जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलायंस के सदर शामलाल बसन ने कहा कि अगर 15 दिनों में उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो 16 सितंबर को इसके खिलाफ रैली निकाली जाएगी। वाज़ेह की खुसूसी हैसियत हामिल होने के सबब अभी तक यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो मिसलीड। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है, जो कि आज का मेन हमारा मुद्दा रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मुद्दा है। जो हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 6 जो स्ट्रक डाउन की थी रिजर्वेशन एक्ट की, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहां से स्टे ऑर्डर लाया था। और जम्मू कश्मीर के जो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है उन्होंने मिसलीड किया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी किया। और आज हम 4 डेपुटेशन हमारे एडवाइजर हैं, एडवाइजर टू गवर्नर हैं, उनसे भी मिल चुके हैं। जो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है वो मिसलीड कर रहा है।
इधर रामबन के जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2013 के हवाले से डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी की कारकर्दगी का जायजा लिया। जायजा मीटिंग के दौरान डीडीसी ने कहा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम की रोकथाम और उन्हें जराइम से दूर रखने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को मजीद मजबूत करना होगा। मीटिंग में डीसीपीओ, एडीसी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन और जुवेनाइल बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी ने डीसीपीओ को उन बच्चों का डाटा तैयार करने की हिदायत दी जिन्हें फौरी तौर पर देखभाल और तहफ्फुज की जरूरत है। इसके अलावा सोसाइटी एहलकारों को जिले में चलने वाले चाइल्ड केयर सेंटर पर भी नजर रखने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज हमने जायजा लिया कि ये जो ICPS का प्रोजेक्ट है डिस्ट्रिक्ट रामबन में, इसके हवाले से जो इसके साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के काउंसलर्स, मेंबर्स, जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर्स और इंचार्ज ICPS का चाइल्ड प्रोटेक्शन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये सब मिलके हमने आज इनका जायजा लिया कि जो ये एक मिशन मोड में हम ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो हमारे टारगेट ग्रुप जो 0 to 18 बच्चे हैं उनको उनमें जागृति कर लेंगे बच्चों की फलाह और बहबूद के सिलसिले में। इधर सोपोर की बिस्मिल्लाह कॉलोनी के लोगों ने पावर सप्लाई न होने पर पीडीडी महकमे के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक मकामी एमएलए की कोशिशों से चंद हफ्तों कबल यहां पर ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन की जरूरत है, बिजली महकमा उसे फराहम नहीं कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता 1 माह से सर्किल ऑफिस पर कोई सीनियर ऑफिसर तैनात नहीं है। 2002 से रहाइश पजीर है, हमारे पास कोई बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था। बिजली डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। हम चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने ठेकेदार को अलॉट किया, जो हाजी साहब ने हमें रकम दिया है, उस रकम के मुताबिक वो अपना काम करे, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर हम एहतजाज करेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी। इधर बांदीपुर वर्ल्ड वोशू और कुंग फू डे के मौके पर नौजवान खिलाड़ियों ने अपने फन और जौहर का मुजाहरा किया। शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनक्किद इस तकरीब में सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिसमें कि ज्यादातर खिलाड़ी अली स्पोर्ट्स एकेडमी में मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह की गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इस खेल को काफी फरोग हासिल हुआ है। नौजवान लड़के और लड़कियां दोनों ही इस खेल में दिलचस्पी ले रहे हैं। रियासती और मुल्की सतह पर यहाँ के कई खिलाड़ियों ने नुमाया कारकर्दगी पेश की है और अब तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी यहाँ के खिलाड़ी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। खिलाड़ियों के टैलेंट से मुतासिर जिले के तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि बांदीपुरा को स्पोर्ट्स कैपिटल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ये यहाँ पर बांदीपुरा में हमने आज वर्ल्ड वुशु कुंग फू डे मनाया 11 तक, इसको जो डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन बांदीपुरा ने ऑर्गेनाइज किया था। जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी वुशु एसोसिएशन ऑफ JNK से, हमारे कुलदीप सर ने बोला कि ये पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में मनाएंगे हम, तो हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया, जिसमें अराउंड 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जो डिफरेंट क्लब से आए थे, वुशु क्लब से, और वहाँ उन्होंने अपना यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन डिफरेंट तरीके से अपने डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट किया, जिस चीज़ से हमारे DC साहब भी आ जाए थे, चीफ गेस्ट, वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम इस स्पोर्ट्स को अच्छे से प्रमोट करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में। आई थिंक वुशु बहुत अच्छी गेम है, इससे मुझे और अली सपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमें, और ये पूरा मार्शल आर्ट्स में आई थिंक वुशु एक अच्छी गेम है। मैंने स्टेट भी खेला है और आज हमने जो डे भी सेलिब्रेट किया वुशु डे, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये वुशु गेम। रियासत जम्मू कश्मीर में सलाहियत की कमी नहीं है। मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ अफराद इसकी अम्र की तस्दीक भी करते रहते हैं। खेल हो या फिर तालीम, अदब हो या फिर सोशल सर्विस, जिंदगी के हर शोबे में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो औरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। काबिल तारीफ बात यह कि इस काम में कम उम्र लड़के लड़कियां भी शामिल हैं और ऐसा एक कारनामा अंजाम दिया है तनमर्ग की रहने वाली रुबायता उम्मीद ने। महज 14 साल की उम्र में उसने एक नॉवेल की तसनीफ कर ली है। बज़ाहिर देखने में ये आम सी लड़की लगती है, लेकिन मिलने के बाद इसकी सलाहियत का अंदाजा होता है। मल्टीटास्क में माहिर इस लड़की का नाम है रुबायती उम्मीद। महज 14 साल की उम्र में ये लड़की 20,000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक नावल तसनीफ कर चुकी है। फनी लिहाज से उसका कारनामा कितना मुकम्मल है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नावल को जल्द ही नाशिर भी मिल गया।
विजार्ड एक्स बीस्ट नामी उसकी नावल को नोशन प्रेस ने शाया किया। पहले नावल मुकम्मल करने के बाद अब वो दूसरा नावल लिखने की तैयारी में है। तो फिर बस इसी साल एक बार मैंने बस एक स्टोरी स्टार्ट की लिखनी, तो वो तो इतनी अच्छी नहीं बन पाई, लेकिन जो उसके बाद जो मैंने असली जो मेरी पब्लिश हुई है स्टोरी, वो मेरे पास ऑलरेडी एक प्लॉट तैयार था। चेन्नई की जो एक पब्लिशिंग है नोशन प्रेस, उनके हाथ में पब्लिश करवाया है। इसमें मेरी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली का, मेरे कज़न्स, मेरा भाई, मेरे मसेरे भाई बहन, मेरी मम्मा और बाकी फैमिली, सबका कंट्रीब्यूशन रहा। क्या मैसेज है बाकी बच्चों को? मेरे लिए बाकी बच्चों की यही मैसेज है कि पढ़िए, लिखिए और जो मन कीजिए करिए और नेचर को बहुत प्यार दीजिए। फितरत से कुर्बत ने उसे हसास भी बना दिया है। किताबों के मुताले और ज़ाती हिस्स ने उसे माहौलियाती खतरात से आगाह कर दिया। ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग और ब्लैक होल, इन सब मौजू पर उसकी अपनी राय है। रियाजी और तबीयाती मसाइल को हल करने में भी उसकी खासी दिलचस्पी है। उसका देरीना ख्वाब है कि वो जापान जाए। उसके लिए जापान की तर्ज जिंदगी, तालीमी स्ट्रक्चर और तकनीकी में काफ़ी दिलकशी है। यही वजह है कि जापानी तर्ज माशरत पर वो एक किताब लिखना चाहती है। ये मेरी बेटी रुबायता है, एक बहुत ही शांत बच्ची है, लिखने का शौक़ रखती है बचपन से, छोटी छोटी लाइनें लिखती थी। एक आध बार बंदर पे पोइम लिखी है, हिमाचल में हम कहीं थे, बंदर को देख के पोइम भी लिख दी। कुछ लाइंस मेरे स्पेशल डेज पे लिखती थी, मुझे सेंड करती थी, शेयर करती थी मेरे साथ एक कार्ड बना के, वेदर इट वाज वुमेन डे और मदर्स डे। तो इस तरह से मैंने ध्यान तो उतना नहीं दिया है। आज पहली बार जब मैं घर एक आध बार कहीं गई हुई थी 2, 4, 5, 10, 15 दिन के लिए, तो जब मैं वापस आई तो इसने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की। जब मैंने पढ़ी तो स्टोरी में मतलब एक अलग सा एक स्पार्क दिखा मुझे तो दिखा स्पार्क, लेकिन फिर एज अ मदर माँ बाप को तो दिखता ही दिखता है कि कोई और भी इसे अप्रिशिएट करे। तो मैंने कुछ अपने प्रोफेसर्स, लिटरेचर के जो फ्रेंड्स हैं मेरे, उनसे शेयर किया, तो उन्होंने कहा दिस इज़ वर्थ पब्लिशिंग और ऐसे बच्चे को तो इनकरेज करना ही चाहिए। और फिर 18,000 और 20,000 वर्ड्स निकलना एक बच्चे से, ये वो भी बहुत बड़ी बात है। अपने नाम के मुताबिक जिंदगी के हर शय से उसकी उम्मीदें वाबस्ता है। हर चीज में उसे इम्कानात दिखते हैं। यही वजह है कि हर स्ट्रीम से उसकी दिलचस्पी है। हर चीज को शिद्दत से महसूस करती है। जिस माहौल में उसकी परवरिश हुई है, उसका मंतकी नतीजा ये निकला कि कुदरत और फितरत से वो बेहद करीब हो गई। अदब की तरफ उसका रुझान इन्हीं वजूहात के सबब हुआ। पहाड़ की वादियां, उसके कुदरती मनाजिर ने जब ख्यालात का जामा पहना तो नज़्में और कहानियां वजूद में आने लगीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और पतन हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने स्टेट लेवल कव्वाली मुकाबला जीत लिया है। पीडीपी एमएलए मौलवी इमरान रजा अंसारी ने इस मौके पर पतन हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने स्टेट लेवल कव्वाली कंपटीशन में अव्वल आए स्कूली तलबा को एजाज से नवाजा। इस मौके पर इमरान रजा ने अपने फंड से स्कूल के लिए नई इमारत और 1 लाख रुपए स्कूल की लाइब्रेरी के लिए अदा करने का वादा किया है। ये है कि खुशी का दिन है कि हमारे जो पटन के कुछ नौजवान साथी हैं, उन्होंने बाज़ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है और उन्हीं कॉम्पिटिशन्स में उनको फर्स्ट आए हुए हैं, फर्स्ट पोजीशंस पर आए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे भी मिल लूँ और इनको फैसिलिटेट करूँ कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे श्रीनगर में इतने हार्ड कंपटीशन में हिस्सा लेकर हमारे पटन को और हमारे पटन के हायर सेकेंडरी स्कूल्स को पहली पोजीशन पर लाया। वही वजह थी कि मैं इनके पास आया, इनको फैसिलिटेट करने। जम्मू में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक कमेटी बनाई गई है और यह कमेटी मरीजों के अहल खाना से मरीजों से उनके अहल खाना को होने वाले इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए बनाई गई है। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ की टीम ने इसके लिए एक मीटिंग की और कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी इन्फेक्शन की वजहों पर ध्यान देगी, साथ ही मरीजों और उनके अहल खाना के मिलने के दौरान सफाई का ख्याल रखा जाएगा। कमेटी के मेंबर मरीजों के अहल खाना को सफाई के तय बेदार भी करेंगे। देखिए, मुबारक मंडी जो है ये डोगरों की सबसे बड़ी धरोहर है और आज से नहीं 1987 से हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये डोगरों के खिलाफ, डोगरों की संस्कृति के खिलाफ
डोगरों की हेरिटेज के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है कि 8 लाख फाइल आर्काइव्स के अंदर है, वो तबाह की जा रही है। और ये डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जिसकी नींव हमने बड़ा संघर्ष करके 1991 में रखी और उस वक्त से आज तक हमने वहाँ पर हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी भी बनाई, ऑटोनमस बॉडी बनवाई और उसके लिए काम शुरू किया। लेकिन आज उस डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की जिन आर्टिफैक्ट्स के फ़ोटो लेकर दूर दूर कंट्रीज़ के अंदर, दुनिया के अंदर, इंग्लैंड से लेकर सब कंट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ बड़े म्यूज़ियम हैं वहाँ जम्मू कश्मीर की मिनिएचर पेंटिंग और ये डोगरा आर्टिफैक्ट्स वो एग्जीबिशन ही कंप्लीट नहीं होती जब तक ये आर्टिफैक्ट्स उसमें शामिल नहीं हो। शुमाली कश्मीर के रफियाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 5 दहशतगर्दों की ऑफिशियली तौर पर शिनाख्त नहीं हो पाई। हालांकि लंगेट के रहने वाले बशीर अहमद मीर ने पुलिस से राब्ता करके दावा किया है कि मारे गए मिलिटेंट्स में एक उसका बेटा मुजफ्फर अहमद मीर है। वो करीब 1 हफ्ते पहले लापता हुआ था। उसकी शिनाख्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर के बेस पर की गई है। बशीर अहमद ने बताया कि वो लंगेट पुलिस स्टेशन में गए थे जहां उन्हें डंगी बच्चा के ASI से मिलने के लिए कहा गया। मुठभेड़ जिस इलाके में हुई वो डंगी बच्चा पुलिस स्टेशन के तहत आता है और बशीर अहमद ने इसके बाद सोपोर के SSP से मुलाकात की तो उन्हें यकीन दिलाया गया कि वो इस मामले में पूरी मदद करेंगे। उधर लाश को सौंपे जाने को लेकर लंगेट में मारे गए मिलिटेंट के अहले खाना ने एहतजाज किया जिसमें कि मकामी लोग भी शामिल थे। आपको बता दें कि बारामूला से भी लापता एक नौजवान मोहम्मद सुहेल अखून के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि वो भी रफियाबाद में मारे गए 5 मिलिटेंट्स में शामिल है। उधर रियासती पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। जांच के बाद ही लाशों को सौंपे जाने को लेकर फैसला किया जाएगा। पत्तन ITI में इंतजामिया की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग की सदारत SDM GH नबी कर रहे थे। इस दौरान यौम आज़ादी को लेकर की जा रही तैयारियों पर बातचीत की गई। जिम्मेदार ऑफिसर्स ने तैयारियों के सिलसिले में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। SDM की सदारत में तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग करी। इसका वेन्यू होगा तहसील ऑफिस पटन और 8:30 बजे हम लोग ये फुल फ्लैग को अनफल करेंगे। इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करेगा, PHE डिपार्टमेंट, R&D, म्यूनसिपैलिटी, इन सब का जो काम है वो कैसे होगा और एक आसान तरीके से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हो। इधर रामबन में ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एहतजाज किया गया। ये एहतजाज कठुआ मामले के कैंपेनर रहे तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया। वाज़ेह है कि तालिब पर जहेज और रेप जैसे संगीन इल्जाम लगे हैं। जहेज के लिए मारपीट और टॉर्चर करने का इल्जाम खुद उसकी अहलिया ने लगाया है। एहतजाज कर रहे लोगों ने मित्रा चौक से DC ऑफिस तक रैली निकाली। ये लोग तालिब की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। मुतालबात ये हैं कि जो जाली मुकदमात दर्ज करके तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया, जो समाजी कारकुन था और ट्राइबल कम्युनिटी का था, और ख़ासकर आसिफा कत्ल और अजमत दरी मामले में वो मेन गवाह था और उसको टॉर्चर करके उसके तवज्जो हटाने के लिए और आसिफा के कातिलों को सज़ा से बचाने के लिए कुछ पॉलिटिशियन और पुलिस और कुछ और लोगों ने मिल करके ये एक ड्रामा बनाया और कोई भी केस उसका ऐसा नहीं है जिसमें उसको कोई फर्जी जुर्म लगती है। एक छोटा सा वक्फा यहां पर हम और लेंगे, लौटेंगे कश्मीर एक्सप्रेस में अपनी जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। कहा जाता है कि शहरों की जिंदगी अपनी जात तक ही महदूद होती है, लेकिन गांव की आबो हवा इन बीमारियों से अभी भी पाक है। उधमपुर जिले का एक छोटा सा गांव है गुढ़ार, इसकी जीती जागती ये मिसाल है। पुरानी कदरें और कदीम रवायतें यहां आज भी जिंदा हैं और इसके जरिए बाहमी मोहब्बत और आपसी भाईचारे का जो पैगाम मिलता है उसकी नजीर शहरी इलाकों में मुश्किल से ही मिलेगी। हिंदुस्तान आज भी गांव में आबाद है। अपनी कदीम रवायतों के साथ इसकी रूह आज भी गांव में जिंदा है। मिट्टी के अखाड़ों में होने वाले कुश्ती मुकाबले इन्हीं कदीम रवायतों में शामिल है। इससे लुत्फ अंदोज होने के लिए आपको गांव तक आना ही पड़ेगा। लंगोट पहनकर मिट्टी से सने बदन के साथ धोबिया पाट और दूसरे दांव आजमाते पहलवान आपको शहरों और टीवी स्क्रीन पर नहीं देखने को मिलेंगे। ये गांव की खासियत है। गांव में मेले त्योहार के मौके पर कुश्ती के मुकाबले ही तफरीह का जरिया हुआ करते हैं, लेकिन गुढ़ार में ये महज खेल कूद नहीं है।
ये आपसी मेल मोहब्बत और बाहमी रिश्तों को मजबूत करने का जरिया है। और हमने यहाँ दंगल करवाया है। यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम रहते हैं, सारे आपस में रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। किसी के साथ कोई नहीं लगती। हम सबने एक साथ फंड्स इकट्ठे किए, सबसे थोड़े पैसे इकट्ठे किए, जहाँ दंगल करवाया। और इस दंगल का जो मेन मोटिव है कि हम आपसी भाईचारे में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम एक छोटा सा इलाका है, लेकिन हम आपसी में इकट्ठे रहते हैं। और आज पूरे देश में हंगामे मचे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये एक छोटा सा इलाका है, हम इसमें बिल्कुल भाईचारे से रहते हैं। उधमपुर जिले का ये गांव हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़ई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है। गांव की आबादी हजारों अफराद पर मुश्तमिल है। मुस्लिम अक्सरियत वाले इस गांव में सभी मज़ाहिब के लोग रहते हैं। मजहबी मुनाफरत से गांव कोसों दूर है। हालांकि इन्हें बखूबी पता है कि रियासत और मुल्क में मजहब और सियासत के नाम पर क्या हो रहा है, लेकिन इन चीज़ों का गांव वालों पर कोई असर नहीं पड़ता। शादी ब्याह, जीना मरना, सुख दुख, सारे जज्बात यहाँ साझा हैं। आप यहाँ आकर फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी का दर्स ले सकते हैं। सरकार की तरफ से फराहम करदा कोई भी सहूलियात इनके पास नहीं है, लेकिन जो इनका अपना है वो बहुत कीमती है। हम उन लोगों को जो बताना चाहते हैं जो बड़े बड़ी सिटियों में रहते हैं, वो अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं और पूरे देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। उनको चाहिए बड़े लीडरों को कि ये देखें कि हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं, तो वो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। हमारा यहाँ रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है, तो इन लोगों को रोड भी चाहिए, हमें रोड चाहिए। स्कूल की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बिजली का सिस्टम ठीक नहीं है, तो वहाँ उन लोगों को चाहिए कि ये जो लोग रह रहे हैं इन यहाँ तक आए और देखें कि कैसे रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाईचारे का मैसेज देना चाहते हैं। हम एक होकर रहना चाहिए। हाँ, सब एक हिंदू मुस्लिम एक है और एक होकर रहेंगे, एक बनेंगे, एक ही रहेंगे। कुश्ती मुकाबले को देखने के लिए दूसरे गांव के लोग भी गुढ़ार आते हैं। अखाड़े के आसपास शायकीन का जमावड़ा होता है। बड़े बूढ़े जवान सभी इन मुकाबलों से लुत्फानंदोज होते हैं। मेले जैसा समा होता है। खाने पीने का भी इंतजाम होता है। गरम गरम छन रही जलेबियों के साथ कुश्ती का मुकाबला देखना इसका अपना ही मजा है। से करते हैं न सरकार, न स्पोर्ट्स काउंसिल और न ही स्पोर्ट्स बोर्ड, किसी की मदद शामिल नहीं होती इसमें। और बड़ी हैरानगी की बात ये लगती है कि यहाँ मुस्लिम और हिंदू और जो और गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं वो मिलकर इस दंगल को करवाते हैं, आपस में पैसे इकट्ठे करके। एक छोटा सा गांव में छोटी सी आबादी है, तो ये एक देश भर में, दुनिया भर में और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक सद्भावना का, एक पीस का, एक हारमोनी का। गुढ़ार से जो पैगाम जा रहा है, रियासत की मौजूदा सूरत हाल में इसकी नफी करना बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। कितने अफसोस की बात है कि इंसानियत का पैगाम देने वाला ये गांव आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इनके जज्बों की न सिर्फ कद्र होनी चाहिए बल्कि हौसला अफजाई भी की जानी चाहिए इनकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। पुंछ के मंडी में तंजीम उल मोमिनीन की जानिब से हुसैनी मजलिस का एहतमाम किया गया। इमामिया जामा मस्जिद में मुनक्किद मजलिस में उत्तर प्रदेश से आए खतीबों ने तकरीर की। इस मौके पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी और उनकी कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। वाज़ेह कि ये प्रोग्राम एक हफ्ते तक जारी रहेगा। इस दौरान सानह करबला और शहदाए करबला का जिक्र खैर किया गया। पतन में लोगों की सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से पतन के पलहान और वानीगाम में वाक़ई पीएचसी का दौरा किया गया। इस दौरान टीम ने पीएचसी में कसीर तादाद में पीएचसी से एक्सपायर दवाएं मिली हैं जिन्हें बरामद किया है। दवाओं को कब्जे में लेकर पीएचसी पर कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह है कि पीएचसी से एक्सपायरी डेट पार कर चुकी दवाओं को बेचने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। डायरेक्शन के तहत मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पलहालन यहाँ आया हूँ और मेरे सामने उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ पलहालन में भी
और इस वक्त वानीगाम पाइन में भी जो यहाँ पर PHC है, बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एक्सपायर हुए हैं, उनकी तादाद बहुत है। अब ये असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जो हैं ये अब इनको सीज करने जा रहे हैं मेरे हाजिरी में, और आगे इसकी कार्रवाई चलेगी। और पुंछ के मंडी में एक महीने में दूसरी बार नौमौलूद की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश मिलने के बाद इलाके में खबर आग की तरह फैली और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इत्तला पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और नौमौलूद को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक बच्ची जिंदा हो सकती है। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। मंडी बस स्टैंड के पास से कि जनाब यहाँ नालेगी में एक नवजात शिशु जो छोटी बच्ची है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हमने पुलिस पार्टी भेजी कंसर्न वहाँ पर। जब उन्होंने मौके का मुआयना किया, उसकी डेड बॉडी उठाई और फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनक्लेम्ड डेड बॉडी थी और हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। FIR नंबर 60 जो है हमने मंडी थाने में रजिस्टर कर दिया हुआ है अंडर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। तो मैं तो ये सिविल से भी अपील करूंगा कि अगर किसी को इसके बारे में कोई जानकारी है तो हमें प्रोवाइड करें। और मोरओवर आपको पता होगा कुछ दिन पहले ऐसा ही एक वाकया हुआ था जिसमें चलो फॉर्चुनेटली उस बच्ची की जान बच गई थी कि एक बेबी को, कोई न्यूबॉर्न बेबी को कोई छोड़ के चला गया था। तो लेटर ऑन वी आइडेंटिफाइड दोज कल्प्रिट्स, बट इसमें अभी भी हमारी तफ्तीश जारी है और जल्द से जल्द हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे इसके कल्प्रिट्स कौन है एंड दे विल बी बिहाइंड बार्स। रियासत जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बारामूला में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर नासिर नक्काश ने फूड एंड सिविल सप्लाई महकमे को त्यौहार से कबल सभी तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी है। मिनी सेक्रेटरिएट में मुनक्किद जायजा मीटिंग में DDC ने मुताल्लिका महकमे को राशन के साथ साथ LPG का जरूरी स्टॉक मंगाने की हिदायत दी। सार्फिन की सहूलत के पेश नजर राशन और गैस एजेंसियों को छुट्टी के रोज भी खोलने का हुक्म दिया गया है। इस मौके पर DDC ने बल्दिया के एहलकारों को भी खुसूसी हिदायत दी है और ज़बीहे की जगह और शहरों में साफ सफाई पर खास ध्यान देने की हिदायत दी गई है। नौजवान रोजगार के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही मुनहसर न हो, इसके लिए हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए प्राइवेट बिजनेस को फरोग दे रही है। फिशरीज भी इसी की एक शक्ल है। बेरोजगार नौजवान इसकी आफादियत का एहसास कर अब हर मुमकिन इस स्कीम से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बांडीपोरा में इन दिनों फिश पाउंड की तरफ लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के फिश पाउंड देखे जा सकते हैं। इसके जरिए इलाके से बेरोजगारी दूर करने की कोशिश की जा रही है। नौजवान इसके लिए फिशरीज महकमे से मदद हासिल कर रहे हैं। ब्लू नामी ये स्कीम नौजवानों के लिए राहत का सामान ले आई है। इससे न सिर्फ उनकी बेरोजगारी दूर हुई है बल्कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। नौजवानों का कहना है कि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। फिशरीज महकमे की ब्लू नामी इस स्कीम को मरकजी हुकूमत का भी ताउन हासिल है। इसके तहत 100% सब्सिडी फराहम की जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रवा माली साल में 16 ट्राउट जबकि 44 क्रॉप यूनिट इस स्कीम से मुस्तफीज हो चुकी है। बांडीपुरा का इलाका मछलियों के कारोबार के लिए खासा सूदमंद है। जिले में मौजूद साफ चश्मे और नाला मछली पालने के लिए काफी मौजू है। महकमा इन यूनिट्स की देखभाल में पूरी मदद करता है। इस वक्त यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर अच्छी तरह से चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में हमने इस वक्त 60 यूनिट्स फराहम किए हुए हैं जिससे 60 घरों को या 60 जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको रोज़गार फराहम हुआ है। इन यूनिट्स में 16 यूनिट जो है प्राइवेट ट्राउट सेक्टर में है और जो 44 यूनिट जो है वो कार्प सेक्टर में है। उनको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। जो हमारे इसमें कुछ हमारे पास प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जिन्होंने पिछले ही साल 2 फार्मर हैं हमारे पास प्रोग्रेसिव फार्मर जिन्होंने पिछले साल 12 क्विंटल के करीब एक ही बैच जो है 12 क्विंटल के करीब उन्होंने सेल की है जिससे उनको करीबन 4 लाख रुपए का फायदा हुआ है। रियासत के मुख्तलिफ अजला की तरह बांडीपुरा के नौजवान के सामने भी रोजगार एक बड़ा मसला है। उमूमन तालीम याफ्ता नौजवान सरकारी नौकरी की आस में रहते हैं। इन स्कीमों के जरिए सरकार चाहती है कि नौजवानों का सरकारी नौकरियों पर इन्हिसार कम हो। इसके पेश नजर ही मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए प्राइवेट सेक्टर को फरोग दिया जाता है। जी सलाम के लिए बांडीपुरा से भट्ट शहजाद की रिपोर्ट।
तो कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।